एसएसटी की एग्ज़ाम है कल, और आप लोग को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी होंगे काफ़ी सारे टॉपिक्स में। तो आज मैंने एक टॉपिक उठा कर लाया जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, और जो कि है रॉलेट एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स भी होती है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। तो भाई साहब, हुआ क्या कि 1919 में 1919 में, मतलब कि आज से 103 साल पहले हुआ क्या था कि महात्मा गांधी ने पूरे नेशन वाइड सत्याग्रह का लॉन्च करने का फैसला किया। पूरे देश भर में एक सत्याग्रह करने का फैसला किया, आंदोलन करने का फैसला किया। ठीक है, किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अच्छा, और रॉलेट एक्ट है क्या? जानते हैं इसको? रॉलेट एक्ट है क्या? ये भाई साहब अंग्रेजों के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा नियम था जिसके अंदर वो लोग किसी भी आदमी को, बता रहा हूँ ना, किसी भी, मतलब किसी भी आदमी को उठाकर 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे, और फिर उसके ऊपर कोई सुनवाई भी नहीं होगी। क्यों किया, कैसे किया, किया भी कि नहीं किया, ये सब कुछ बिना कुछ जाने पहचाने आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और आप उस पर केस तक नहीं कर सकते। आप डाल दिया गया तो मतलब 2 साल के लिए जेल में रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं होने वाली थी उस पर। तो ये था रॉलेट एक्ट कि वो किसी भी आदमी को उठा, अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है, पॉलिटिकल प्रिजनर यहाँ पर क्या कहा गया है कि वे सारे बंदी, प्रिजनर मतलब होता है बंदी, और पॉलिटिकल मतलब होता है कि वो सारे लोग जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड होते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी थे, वो भी कितनी बार जेल गए, तो वो भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे। तो वही बात बताई है कि बिना किसी ट्रायल के, ट्रायल मतलब क्या, कि सुनवाई होना, केस के तहत उसकी जांच पड़ताल होना, ये सारी चीज़ें बिना कुछ किए हुए 2 साल के लिए बंद कर देना। तो रॉलेट एक्ट का अगर पूछेगा भी तो क्या बताइएगा कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसने गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा इनॉर्मस पावर दे दिया था, मतलब इतना ज़्यादा पावर दे दिया था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, कि जो भी सारे लोग एक्टिविटीज़ किस तरह के हो सकते हैं कि जो जितने भी लीडर्स थे और बाकी सारे लोग जो थे वो एक जगह मिलकर इकट्ठा होकर आंदोलन करते, सत्याग्रह करते, तो वो सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगे। तो वो सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए वो किसी भी आदमी को, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को डिटेंशन अलाउ कर देगा, मतलब कि उसको जेल में डाल डाल दिया जाएगा बिना किसी गलती के। आप कुछ करें चाहे नहीं करें, कोई मतलब नहीं है उससे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो हुआ क्या कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को क्लैम्प डाउन करने के लिए, क्लैम्प डाउन मतलब क्या, उसको दबाने के लिए, उसको सप्रेस कर देने के लिए, उसको जो भी चीज़ें हो रही है उसको बंद कर देने के लिए क्या किया कि इस चीज़ को, इस एक्ट को, इस नियम को लाया। हुआ क्या, 10 अप्रैल को जो पुलिस थे, पुलिस मतलब क्या, जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश शासन के अंदर जो भी लोग थे, पुलिस थे, उन्होंने अमृतसर के एक पीसफुल प्रोसेशन पे हमला कर दिया। क्या कर दिया, हमला कर दिया। मतलब क्या हो रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे अपने, उनका भी कुछ होगा कि हमें, हमारी सब ये सारी जो इच्छाएं हैं, मांगे हैं, वो पूरी करो, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तो प्रोसेसन हो रहा था, कोई प्रोसेस हो रहा था, सब लोग अपनी इच्छाएं लेकर बैठे हुए थे। अब इस चीज़ को देखकर 10 अप्रैल को हुआ क्या कि पीसफुल प्रोसेसन पे उन लोगों ने अटैक कर दिया, पुलिस ने अटैक कर दिया, ब्रिटिश पुलिस ने अटैक करवा दिया। जिसने क्या किया कि अब जो लोग थे वो गुस्से में आ गए। क्यों? क्योंकि पीसफुल प्रोसेसन था, उसमें कोई ज़्यादा हमला और गोलीबार, कुछ जो लोग थे वो बिल्कुल शांति से बैठ कर आराम से प्रोसेसन कर रहे थे। जो भी चार चीज़ें थे, प्रोसेसन थे, मतलब जो भी आंदोलन था वो शांति से कर रहे थे। लेकिन जब अटैक हुआ, जब उन्होंने फायर करवा दिया अमृतसर में, तो हुआ क्या कि जो लोग गुस्से में बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवे स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा कि कैसे तुमने किया, कैसे, हम तो इतने शांति से कर रहे थे, तुम ही अपने औकात पे आए। लोग इस तरह का मान सब कुछ सोच कर अटैक करना धपाधप शुरू कर दिया। हुआ क्या, इस चीज़ के कारण मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ होता क्या है ये जानेंगे हम कि मार्शल लॉ होता क्या है। तो मार्शल लॉ के अंदर फर्स्टली होता क्या है कि 4 से ज़्यादा बंदे एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। हो क्या हुआ कि 4 से ज़्यादा बंदे एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठे हो गए तो उसको तो पीटा जाएगा, चाहे नहीं तो फिर जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो शूट भी कर दिया जा सकता है। और कमांड किसके हाथ में था? जनरल डायर के हाथ में था। जनरल डायर वहाँ का एक जनरल था उस टाइम का, 1919 में उस टाइम का जनरल था, और नाम था उनका डायर। कमांड उनके हाथ में था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ क्या कि जालियांवाला बाग में एक घटना घटी।
क्या घटी, क्यों घटी, उसको देखेंगे। हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी सी भीड़, जालियांवाला बाग एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ पर मेला लगा हुआ था, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जुटे, एक साथ आए। किस लिए आए थे? ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये जो नई पॉलिसी आई है, इस चीज़ को रोकने के लिए उन लोगों ने प्रोटेस्ट रखा था और उसी के लोग इकट्ठे हुए थे काफ़ी सारे। जबकि कुछ लोग जो थे वो एनुअल फंक्शन, जो बैसाखी का मेला होता है, पंजाब के जो लोग होते हैं वो बैसाखी का मेला करते हैं, बैसाखी का मेला, तो उस एनुअल फंक्शन जो हर साल होता है उस चीज़ को अटेंड करने के लिए आए थे। हुआ क्या कि जनरल डायर को यह बात पता चला, और जैसे ही पता चला तो जनरल डायर ने एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया और बिल्कुल ओपन फायर कर दिया। मतलब वहाँ जितने भी सारे पुलिस थे उनको ले गए वो, और बोला कि एकदम गोली चलाना ऐसे ही धपाधप स्टार्ट कर दो, मतलब देखना नहीं है कि किसको लग रहा है किसको नहीं लग रहा, मतलब सीधा स्टार्ट कर दो। तब धपाधप स्टार्ट कर दिया गोली चलाना, और उसमें सैकड़ों की मात्रा में लोग मारे गए। सैकड़ों तो यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है, एक्चुअली में हज़ारों के नंबर्स में जो लोग थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स थे, वो मारे गए थे। हुआ क्या, जालियांवाला बाग मैसेक्रे के बाद, मतलब यह जो घटना थी, यह जो हत्याकांड था, अब जो लोग थे वो अब और भी ज़्यादा गुस्से हो गए और स्ट्राइक पे जाना शुरू कर दिया, और पुलिस के साथ क्लैश करना, झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, और गवर्नमेंट बिल्डिंग से भी अटैक करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग मतलब क्या, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशंस, या फिर जितने पोस्ट ऑफिस है, ये सारी चीज़ें जो है इससे गवर्नमेंट बिल्डिंग का आता है। या फिर कोई ऑफिस है, मान लीजिए एजुकेशन ऑफिस है वहाँ पे, या फिर मान लीजिए कोई और ऑफिस है जहाँ पर बाहर से पैसा आता है, या फिर कहीं वैसी बिल्डिंग जहाँ पर कोई भी गन्स एंड जो भी बाकी सारे एम्यूनेशंस है वो सारी चीज़ रखे जाते हैं, तो उस चीज़ को हम गवर्नमेंट बिल्डिंग कह सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी को यह जो मूवमेंट था, यह जो वो मूवमेंट चला रहे थे, उस चीज़ को बंद करना पड़ा। इस चीज़ को इतना सारा जो वायलेंस हो रहा था, इस वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी को उस मूवमेंट को बंद करना पड़ा। अच्छा, महात्मा गांधी जो खिलाफत इशू था, खिलाफत इशू, अच्छा मैं इस पर इसके बारे में बताता हूँ खिलाफत इशू होता क्या है। खलीफा का नाम अगर सुना होगा तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि जो मुस्लिम्स है उनके लीडर्स को खलीफा बोला जाता है, ठीक है, मुस्लिम के लीडर्स को खलीफा बोला जाता है। और हुआ क्या कि उस समय ऑटोमन टर्की, जहाँ पर जो मुस्लिम लीडर थे, यहाँ पर देखिए इस्लाम का जो हेड होता है उसे हम खलीफा कहते हैं, तो उस खलीफा के साथ एक बहुत ही संधि होने वाली थी, मतलब मिलान होने वाला था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उससे पैचअप करने वाला था, मिलने वाला था, बहुत ही बुरी संधि थी, उसे करने वाला था मुस्लिम के साथ। तो हुआ क्या कि इस चीज़ के, इस टॉपिक को उठाकर उन्होंने खिलाफत इशू को उठाया, इस वॉइस उठाया, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इसी चीज़ को लेकर हिंदू और मुस्लिम को एक करने का सोचा। हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, मैं बता रहा हूँ अब इससे, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो ऑटोमन टर्की का हार हुआ था। क्या हुआ था, ऑटोमन टर्की का हार हुआ था, हार गया था टर्की। ऑटोमन यहाँ पर मुस्लिम एम्पायर को लिखा गया है और टर्की उस देश का नाम है। तो ऑटोमन टर्की हार गया था। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में, और सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने बाकी सारे लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि उसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, और खिलाफत मूवमेंट को साथ में रखना पड़ेगा स्वराज के लिए। स्वराज मतलब क्या, पूरी आज़ादी। स्वराज मतलब क्या, आज़ादी। स्वराज मतलब खुद का राज, ऐसा, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इस चीज़ को देखते हुए खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया, ऑटोमन टर्की, ठीक है। हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ, और खिलाफत खलीफा को मतलब एक तरीके से अपना राज इम्पोज करने वाला था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो उसको अपना कब्जे में लेने वाला था। तो इस चीज़ को देखते हुए कि हमारा जो लीडर है वो खुद ही गुलाम बन जाएगा तो कैसे चलेगा, मुस्लिम लोग ने सोचा कि हम अगर साथ देंगे तो हो सकता है कि वो जो संधि हो रही है वो ऑटोमन टर्की और ब्रिटिश के बीच, ब्रिटेन के बीच, तो वो नहीं होगी। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को देखते हुए मुस्लिम लोग ने सपोर्ट करने का सोचा, ठीक है। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट, उसके पीछे के जितने भी हिस्ट्री। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट क्या है तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं कि रॉलेट एक्ट था क्या, कि जो भी, जैसे कि हुआ क्या कि जो जनरल डायर था उसके हाथ में कमांड था। अगर जालियांवाला बाग की बात किया जाए तो जो जनरल डायर था उसके हाथ में कमांड था, और
अटैक करवा दिया गया। कहाँ पे? जालियांवाला बाग के प्लेस पे। कब हुई थी? 13 मार्च 1919 को हुई थी। और मैंने और क्या बताया, मार्शल लॉ के बारे में बताया। मार्शल लॉ क्या था कि एक साथ 4 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या हो सकता है? एक साथ 4 से बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। और इसी चीज़ को देखते हुए उस समय मार्शल लॉ लागू था, और फिर भी काफ़ी सारे लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए बैसाखी का मेला देखने के लिए, और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए। तो इस चीज़ को देखते हुए जनरल डायर ने ओपन फायर करवा दिया। हाँ, मैं क्या बोला था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था कि इसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा पावर दे दिया, इतना ज़्यादा पावर दे दिया कि अब वो किसी को भी सप्रेस कर सकता था। मतलब बिना किसी गलती के जेल में डाल दो, और जेल में तो डाल तो दिया, अब उस पर कोई ट्रायल भी नहीं होगा, मतलब उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। तो जब कार्रवाई भी नहीं होगी, मतलब डाल दिया तो डाल ही दिया। मतलब आप 2 साल के लिए बंदी बन गए तो बन ही गए। अब आपको छूटने का कोई आशा वासा कुछ नहीं है, आराम से जेल में रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो ये था रॉलेट एक्ट। तो हमने इसमें 3 टॉपिक्स पढ़े, और तीनों टॉपिक्स का रिवीजन भी किया। और अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो आप लोग।